नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज के डेट में हम लोग संगम युगीन प्रशासन के बारे में देखेंगे। प्राचीन भारत का लेक्चर चल रहा था संगम काल, तो उसी सीरीज़ में आज के डेट में हम लोग आगे की चीज़ों को देखेंगे। जैसे ही पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगी तो आप लोगों को जो ग्रुप चल रहा है तो उसी में आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। संगम युगीन प्रशासन के बारे में जानना है तो देखते हैं। संगम युगीन राज्य जो था तो कुल संघ प्रतीत, मतलब वहाँ पर संघ पाए जाते थे। इस प्रकार के राज्य जैसे उत्तरी भारत में भी थे जिन्हें कौटिल्य ने संघ कहा था। तो ऐसी ही चीज़ें आपके जैसे भारत को इस तरीके से देखते हैं तो दक्षिण भारत में भी संघ पाए जाते थे और उत्तरी भारत में भी संघ ही पाए जाते थे, जैसा कि कौटिल्य कहते हैं। ऐसे राज्य में कुल के विभिन्न परिवारों के वयस्क पुरुष राज्य कार्य में भाग लेते थे, ठीक है। इस युग में वंशानुगत राजतंत्र का प्रचलन था कि भाई राजा का बेटा राजा ही बनेगा, वंशानुगत था, ठीक है। राजा बहुत सी उपाधियां धारण करते थे कि जैसे मन्नन हो गया, वेंदन हो गया, कारवेन हो गया, इरैयन हो गया, अधिराज हो गया। तो ये कुछ उपाधियां हैं जो उस समय संगम काल में राजा धारण करते थे, ठीक है। तो ये उपाधियां जो हैं, उपाधि देवताओं को, जैसे को उपाधि देवताओं एवं राजा दोनों के लिए प्रयुक्त की जाती थी, को उपाधि। और राजा का जन्म प्रतिवर्ष, जैसे जन्म दिवस जो था प्रतिवर्ष मनाया जाता था। इस दिन को पेरुनल या महान दिवस कहा जाता था। राजा के बाद युवराज का स्थान था कि जो राजा के न होने पर वो राजा बनेगा, युवराज। तमिल ग्रंथों में युवराज को कोमहन तथा अन्य पुत्रों को इलाइगो कहा जाता था। तो ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हैं, इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे पुरुनानरु नामक ग्रंथ में क्या है, चक्रवर्ती राजा की चर्चा हमें प्राप्त होती है। राजा प्रतिदिन अपनी सभा को देखिए क्या कहा जाता था, नालवय में प्रजा के कष्टों को सुनता था। वर्तमान में भी देखेंगे कि जैसे जिले में डीएम जो हैं सुनवाई करते हैं, ठीक है, ये हफ्ते में एक दिन सुनते हैं। और मुख्यमंत्री भी सुनते हैं, प्रजा दरबार लगाते हैं। तो वैसी ही चीज़ें संगम काल में भी थी। न्याय कार्य संपन्न कराता था। राजा का सर्वोच्च न्यायालय, देखिए ध्यान रखिएगा, राज्य का सर्वोच्च न्यायालय जो था वो राजा की सभा। अब राजा की सभा जिसमें न्याय दिया जाता था उसको मरम कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, मरम। सभा के लिए मनम्र के साथ कोडियाल शब्द भी उल्लेख मिलता है। देखिए मनम का शाब्दिक अर्थ है नगर, जबकि पोडियाल का शाब्दिक अर्थ है सार्वजनिक स्थल। राजा की शक्ति की जहाँ तक बात करते हैं तो राजा 5 परिषदों का नियंत्रण होता था। राजा का नियंत्रण 5 परिषदों पर, 5 काउंसिल्स पर होता था, जिन्हें 5 महासभाओं के नाम से जाना जाता था। तो इसमें कौन कौन सी 5 सभाएं थी? मंत्री, जिसे अमात्यार कहा जाता था। पुरोहित, जिसे पुरोहितार कहा जाता था। सेनापतियार कहा जाता था। दूत या राजदूत, जिसे दूतार कहा जाता था। और गुप्तचर, ओरार कहा जाता था। तो ये राजा के नियंत्रण में ही ये पांचों की पांचों काउंसिल्स आती थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये आपका संगम युगीन प्रशासन। अब देखिए नगर प्रशासन की बात करते हैं तो नगर प्रशासन संगम काल में कैसा था। संपूर्ण राज्य को मंडलम कहा जाता था। राज्य को क्या कहा जाता था? मंडलम। जैसे चोल मंडलम, चेर मंडलम, इस तरीके से राज्यों को विभाजित किया गया था। मंडलम के बाद नाडु के बाद उर जो है नगर होता था। ध्यान रखिएगा, उर जो था एक नगर था। जैसे आज की डेट में जो नगर हैं वैसे ही उस संगम काल में उर था, जिसमें एक बड़ा ग्राम पेवर कहलाता था, एक छोटा ग्राम सिरूर कहलाता था, या अथवा एक प्राचीन नाम था मुदूर। तो इसका भी विभिन्न रूपों में हमें वर्णन देखने को मिलता है। पत्तनीय तटीय नगर का नाम था। ध्यान रखिएगा, पुहार जो था एक बंदरगाह क्षेत्र था। पुहार एक बंदरगाह क्षेत्र था। चेरी, जैसे किसी नगर का उपनगर या गांव का नाम होता था चेरी।
अब जबकि पड़ोसी क्षेत्रों को क्या कहा जाता था, पड़ोसी क्षेत्रों को पक्कम कहा जाता था। सलाई जो है मुख्य मार्ग था। अब ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जैसे कहीं भी प्रश्न में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तेरू जो है किसी नगर की एक गली होती थी। तो ये कुछ बातें हैं नगर प्रशासन संबंधित। अब राजस्व प्रशासन की बात करते हैं। संगम काल में राजस्व का सबसे प्रमुख स्रोत भूमि कर था, यानी भूमि से जो राजस्व प्राप्त होता था। तो सबसे बड़ा राजस्व क्या था, राजस्व का स्रोत भूमि कर था। इसे कुडमय कहा जाता था, कुडमय या इरय कहा जाता था। भूमि की माप की इकाइयाँ म या बेली थी, म या बेली। पथकर और सीमा शुल्क को उल्गू या सुंगम कहा जाता था। सामान्यतः राजा को दिए जाने वाला शुल्क जो था कुडमय या पादुबाड़ू के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखिएगा। बलपूर्वक प्राप्त किए जाने वाले उपहार को क्या कहते थे, इरादू। संगम काल में यही पूछ लिया जाए कि बलपूर्वक प्राप्त किए जाने वाले उपहार को, जैसे ज़बरदस्ती भाई आप मुझे गिफ्ट दीजिए दीजिए, तो उसको क्या कहा जाता था, इरादू कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इरादू। कर अदा करने वाले क्षेत्र जो थे बरियम वारी के नाम से जाना जाता था। और इस क्षेत्र से कर वसूलने वाले अधिकारी को वरियार कहा जाता था, कहलाता था। ठीक है। भू राजस्व जो था कृषि उत्पादन का 6वां भाग था। अब देखिए, एक हिस्टोरियन है प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री ने कुंभकोणम में चोलों के कोषागार का वर्णन किया है। तो ये कुछ बातें हैं संगम काल से संबंधित। अब देखिए न्याय प्रशासन की बात कर लेते हैं। तो देखिए न्याय प्रशासन में संगम युग में राजा ही, देखिए राजा जो है सर्वोच्च था, राजा को ही न्याय देने का अधिकार था। राजा के न्यायालय को मरम कहा जाता था। दंड विधान अत्यंत कठोर थे। चोरों के हाथ तथा झूठी गवाही देने वालों की जीभ काट ली जाती थी, कि जैसे चोरी कोई करने वाला व्यक्ति है तो उसके हाथ काट डाले। ठीक है। झूठी कोई गवाही देने गया तो उसकी जीभ काट दी। तो इस तरीके से जो न्याय प्रशासन था संगम काल का वो था। सैन्य प्रशासन की बात कर लेते हैं। तो देखिए संगम युग में चतुरंगिणी सेना थी, कि चतुरंगिणी का मतलब 4 प्रकार की, पैदल और हस्ती, अश्व और रथ का उल्लेख हमें मिलता है। लेकिन रथ में घोड़ों की जगह बैल प्रयोग किए जाते थे, बैल प्रयोग किए जाते। नौसेना का भी यहाँ पर उल्लेख हमें मिलता है। जहाँ तक सैन्य प्रशासन की बात करते हैं, सेनापति जो उपाधि धारण करता था वो क्या थी, वो एनआरडी थी। युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त करने वाले सैनिक के सम्मान में एक स्तंभ बनाया जाता था, जिसमें उसके नाम और उसकी उपलब्धियां लिखी जाती थी। इन स्तंभों को बीरगल या विरस्कल कहा जाता था। सैनिक मामलों की अनेक दिलचस्प सूचनाएं जो हैं कल्लीवल्ली नामक ग्रंथ में हमें मिलती है। मरवा नामक देखिए एक जनजाति थी, अपनी लड़ाकू प्रवृत्ति के कारण सेना में विशेष स्थान पाती थी। मरवा नामक एक जनजाति थी, वो लोग बहुत भाई जनजाति लोग थे और वो सेना में बहुत अच्छा कार्य करते थे, इसलिए उन्हें विशेष स्थान मिला था। ठीक है। अब देखिए संगम युगीन सामाजिक जीवन के बारे में देख लेते हैं। तो संगम युगीन सामाजिक जीवन में वर्ण व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। ध्यान रखिएगा, वर्ण व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। पुरनानरू नामक ग्रंथ में 4 वर्गों तुड़ियन, पाड़न, पड़यन और कड़म्बन का उल्लेख मिलता है। समाज सामान्यतः 4 वर्गों में विभक्त था, वर्ण व्यवस्था नहीं थी, वर्गों में विभक्त था। अब देखिए सुड्डुम वर्ग एक था, ब्राह्मण या बुद्धिजीवी वर्ग इसको कहा जाता था। अरसर वर्ग किसको कहते थे, शासक या योद्धा वर्ग को। वेनिगर वर्ग कौन सा था, जो व्यापारी वर्ग था। ठीक है, व्यापार संबंधित था। और वेल्लाल किसको कहा जाता था, किसान वर्ग को। वेल्लाल किसको कहा गया है, किसान को कहा गया है वेल्लाल। ठीक है। अब देखिए सुड्डुम वर्ग जो था सबसे उच्च वर्ग था और इस वर्ग में ब्राह्मणों का स्थान सर्वप्रमुख था। ये उत्तर भारत के ब्राह्मणों के विपरीत मांस खाते थे, कि जैसे मांस खाते थे और ताड़ी पीते थे, कि जैसे उत्तर भारत में ये चीज़ें नहीं थी। यहाँ उत्तर भारत के ब्राह्मण मांस नहीं खाते थे और ताड़ी नहीं पीते थे, लेकिन जबकि दक्षिण भारत के जो ब्राह्मण थे वो मांस खाते थे और ताड़ी पीते थे। कुछ ब्राह्मण उत्तर से जाकर दक्षिण में
बस गए थे। इन्हें वेदमार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वेदमार। राजा ब्राह्मणों से अपने कार्यों में सलाह लेने के लिए ब्राह्मणों को रखता था। ठीक है। दूसरा वर्ग कौन सा था? दूसरा वर्ग है अरसर वर्ग। तो देखिए, यह एक शासक या योद्धा वर्ग था जो लड़ाई में आगे रहता था, जो लड़ने का कार्य करता था। योद्धा वर्ग में कुछ ऐसी भी जनजातियां थीं जिनका मुख्य कार्य पशुओं की चोरी करना था, लूटपाट करना था। ऐसा ही एक जनजात मरवा थी जिसमें वेत्छी अथवा गोहरण की प्रथा प्रचलित थी। मलवर नामक लोग जो हैं डाका डालने का कार्य करते थे। तो ऐसी स्थितियां थीं। अब अगला वर्ग जो आता है वेनिगर वर्ग। वेनिगर वर्ग यह एक व्यापारियों का वर्ग रहता है। इस वर्ग में क्या है? छोटे व्यवसायियों को चेती वर्ग कहा जाता है। कुछ ऐसे भी व्यवसायी इस वर्ग में शामिल थे जिनकी सामाजिक स्थिति निम्न रहती थी, कि जैसे पुलयन रस्सी की चारपाई बनाने वाले, एनियर शिकार करने वाले, और परदवर मछुआरों को कहा जाता है। तो ये मछुआरे थे। ठीक है। अब देखिए, चौथा वर्ग जो था वो क्या था? वेल्लाल वर्ग। तो वेल्लाल जो है किसानों को कहा जाता है, और यह किसानों का वर्ग था। ये दो प्रकार का था। वेल्लालर, ये किसान संपन्न। भाई, किसानों में भी दो प्रकार के थे, एक संपन्न किसान और एक कृषक मजदूर। तो जो संपन्न किसान थे उनके लिए इनके प्रमुख को, जैसे संपन्न किसानों को वेल्लालर कहा जाता था और इनके प्रमुख को वेलिर कहा जाता था। दूसरे टाइप के किसान कौन से थे? दूसरे टाइप के किसान थे कडेशियर। कडेशियर जो थे वो कृषक मजदूर थे, जो जिनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। अब देखिए, वेल्लालर वर्ग के लोग सरकारी पदों और सैनिकों में नियुक्त किए जाते थे। इनका विवाह शासक वर्ग में होता था। चोल राज्य में वेल्लालर वर्ग की उपाधि वेलू और अरशु तथा पांड्य राज्य में कविदी थी। तो इतने सारी चीज़ें हैं। कुछ कारीगर खेत मजदूर वर्ग के थे, जैसे कुछ कारीगर जो थे खेत मजदूर, जो खेतों में काम करते हैं, मजदूर वर्ग। तो परियार लोग जो हैं खेत मजदूर थे। परियार लोग जो थे वो आपके खेत मजदूर थे, लेकिन पशु की खाल चर्म का काम करते थे, चटाई के रूप में उसका इस्तेमाल करते थे। इस युग में गुप्तचरों को ओरार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गुप्तचरों को ओरार कहा जाता था। इस युग की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है कि दास प्रथा का भी अभाव था। वर्ण व्यवस्था भी नहीं थी और ना ही दास प्रथा थी। ठीक है। सती प्रथा का प्रचलन था, ध्यान रखिएगा, सती प्रथा का प्रचलन था। बहुत सी कवित्रियाँ स्त्रियाँ जो थी, स्त्रियाँ का भी उल्लेख हमें मिलता है, जैसे उबैयर और नचेलियर। समाज में विधवाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उन्हें कई यातनाओं का सामना करना पड़ता था, जिसमें बाल काटना, आभूषण त्यागना, समारोहों में भाग न लेना। तो स्त्रियों की स्थिति जो थी संगम काल में वो अच्छी नहीं थी। समाज में, संगम काल के समाज में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही वर्ग थे। ताड़ी तथा मदिरा का प्रयोग करते थे। प्रीति भोज का आयोजन किया जाता था। अब ये प्रीति भोज इस समय भी आप लोग देखते हैं किया जाता है। भोजन के बाद पान सुपारी खाने का रिवाज था। समाज में कुछ अंधविश्वास भी फैले थे, कि जैसे खुले बाल वाली स्त्री को बुरा समझा जाता था। कौवे के बोलने की अतिथि के आगमन की सूचना समझा जाता था। ये चीज़ें आप लोग भी जानते हैं कि ये चीज़ें उत्तर भारत में भी प्रचलित हैं, कि कौवा अगर काँव काँव ज़्यादा कर रहा है तो लोगों को लगता है कि कोई न कोई आने वाला है, कोई अतिथि आने वाला है। ज्योतिषी लोगों का भाग्य बताता था। जादू टोना ताबीज आदि का प्रचलन था। बरगद के पेड़ देवताओं का निवास स्थान माना जाता था। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को एक दूसरे का निगलना मानते थे। तो ऐसी चीज़ें प्रचलित थी आपके संगम काल में। ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। अब आर्थिक जीवन को हम लोग अगले वाले लेक्चर में देखेंगे। छोटे छोटे लेक्चर के फॉर्मेट में अगर हम लोग चीज़ों को देखते हैं तो आपको अच्छा रहता है। छोटा सा वीडियो रहता है, आप देख भी लेते हैं आसानी से। ज़्यादा लंबा बनता है तो आप उसको नहीं देखते हैं। ठीक है। तो अच्छे से आप लोग इन चीज़ों को करते रहिए। PDF जैसे ही ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा आप लोगों को दे दी जाएगी। ठीक है। चलिए, ठीक है। थैंक यू देखने के लिए।